प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका प्रियकार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हमने जैन धर्म पढ़ लिया था। जैन धर्म के बाद में आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मौर्य वंश। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, मौर्य वंश पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि मौर्य वंश का जो पहला, यदि हम बात करें संस्थापक, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का पहला संस्थापक कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की राजधानी, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। और यदि आपसे प्रश्न पूछे अंतिम, तो इसका थोड़ा मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अंतिम शासक था इसका वृहदत्त। और यदि आपको इसका चिन्ह पूछे पशु, तो मौर्यों का प्रतीक चिन्ह जो था, मौर्यों का प्रतीक चिन्ह था मयूर। मयूर की आकृति इसका प्रतीक चिन्ह था। अब आपको प्रश्न ध्यान में रखना है कि मयूर की आकृति कौन से? तो मयूर की आकृति लोरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में आज भी सुरक्षित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश, मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उन्होंने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। अंतिम शासक मौर्य वंश का वृहदत्त था। प्रत्येक मयूर की आकृति, मयूरों को पालते थे। और लोरिया नंदनगढ़ चंपारण, इस स्तंभ अभिलेख में आज भी आपको पता है मोर की आकृति क्या है, अंकित है। तो अब मैं आपको इसके बारे में, ये तो इसका मेन ढांचा याद रखना है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि मौर्य वंश की जानकारी हमें किन किन से प्राप्त होती है, या मौर्य काल की जानकारी हमें किस किस से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, मौर्य वंश की जानकारी हमें सबसे प्रमुख दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। मौर्य वंश की प्रमुखतः, एक तो मेगस्थनिज की इंडिका, एक तो ये स्रोत है जो हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमें मेगस्थनिज की इंडिका, पहला जो मुख्य दो प्रमुख स्रोत हैं। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मौर्य काल की विशेषता मुख्यतः इनसे जानकारी मिलती है। अब प्रश्न क्या उठता है आपसे? प्रश्न ये उठता है कि मौर्य वंश की अन्य किससे? तो मैं आपको इसको थोड़ा पॉइंटों से समझाता हूँ कि मौर्य वंश की जानकारी, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ ब्राह्मण ग्रंथ, तो आपको पता है ब्राह्मण ग्रंथों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ से मौर्य वंश की जानकारी भी हमें जानकारी मिलती है। तो एक कश्मीर का कवि था, कश्मीर का क्या था? कश्मीर का कवि, जिसे व्यंग्यात्मक कवि के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का कवि जिसे व्यंग्यात्मक कवि कहते हैं, जिसका नाम है समेंद्र। तो समेंद्र की एक रचना थी जिसका नाम था, समेंद्र की रचना वृहद कथा मंजरी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ब्राह्मण ग्रंथ, कश्मीर का एक कवि जिसका था व्यंग्यात्मक कवि था समेंद्र की रचना व्रत कथा मंजरी। और एक था सोमदेव के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कथा सरित सागर। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें क्या मिलती है? मौर्य वंश की। तो कश्मीर का एक कवि, व्यंग्यात्मक कवि समेंद्र की रचना व्रत कथा मंजरी, जो कश्मीर के रहने वाले थे, सोमदेव के द्वारा रचित ग्रंथ कथा सरित सागर, इन दोनों ग्रंथों से हमें मौर्य वंश की क्या मिलती है? जानकारी। ये तो कौन से ग्रंथ हुए? ब्राह्मण ग्रंथ। और यदि मैं बात करूं, आपको ध्यान में रखना है, और भी है। एक महर्षि ऋषि थे जिसका नाम था पतंजलि की एक रचना जिसका नाम था
महाभाष्य, इससे भी हमें आपको पता है पतंजलि का महाभाष्य, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और इसी पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त की एक राजसभा थी, उस चंद्रगुप्त की राजसभा का भी क्या मिलता है उल्लेख। उसके बाद में यदि मैं बात करूं जैन ग्रंथ, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी। तो ये मैं बात करूं जैन ग्रंथ की, तो एक भद्रबाहु के द्वारा रचित, भद्रबाहु के द्वारा रचित, तो जैन ग्रंथ भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, और एक हेमचंद्र के द्वारा रचित, हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्ट पूर्व, परिशिष्ट पर्व, इनसे हमें जैन ग्रंथ भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र, हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्ट पर्व, इन जैन ग्रंथों से हमें मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी। और भी हम बात करें सिहली ग्रंथ, बहुत शानदार क्वेश्चन है सिहली ग्रंथ, तो सिहली ग्रंथों से भी हम बात करें, सिहली ग्रंथों से भी मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी। अब आपसे ध्यान में रखने की सिहली ग्रंथ कौन से, तो सिहली ग्रंथों से, सिहली ग्रंथों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सिहली ग्रंथों से भी मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी। तो मैं नाम बताऊं, दीपवंश, दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश ये दो बौद्ध ग्रंथ है, सिहली ग्रंथ है। इन सिहली ग्रंथों से भी, दीपवंश और महावंश से भी मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी, या दिव्या दान, इन ग्रंथों से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये ब्राह्मण, तो आपको पता है मौर्य वंश की जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिली, मौर्य वंश की जानकारी हमें जैन ग्रंथों से मिली, मौर्य वंश की जानकारी हमें सिहली ग्रंथों से मिली, दीपवंश और महावंश से। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मौर्य वंश के जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक तो मेगस्थनीज की इंडिका, लेकिन इंडिका के आज कुछ अंश उद्धरण है, कुछ अंशों से, हालांकि इंडिका आज उपलब्ध नहीं है, इंडिका के कुछ उद्धरण हमें, इससे हमें जानकारी मिलती है। और मेगस्थनीज कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी। तो ये तो ग्रंथ थे। अब देखो यदि मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है मौर्य काल दो भागों में बट गया था, एक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत मैंने आपको समझा दिया कि साहित्यिक स्रोतों से भी मौर्य वंश की क्या मिलती थी जानकारी। तो मैंने साहित्यिक स्रोतों में आपको बता दिया सिहली ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। अब मैं बात करूं पुरातात्विक, तो आपको पता है पुरातात्विक स्रोतों से भी मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी मिलती है। और आपको सबसे ध्यान में रखना है पुरातात्विक स्रोत, आप समझ गए होंगे पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है, जैसे मौर्य काल में दो पुरातात्विक स्रोत से जानकारी मिलती है सर्वप्रथम, जिसका मैं एग्जाम्पल दूं आपको या उदाहरण दूं, जिसमें पहला उदाहरण है, देखो आपको पता है 100 है गोरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 100 है गोरा यूपी में है, कहाँ है यूपी में, आपको पता है ये गोरखपुर जिले में है। तो शाहगोरा यूपी, गोरखपुर से हमें एक ताम्रपत्र मिला था, सर्वप्रथम मौर्य काल का सर्वप्रथम ताम्रपत्र मिला। उस ताम्रपत्र में आज भी आपको पता है अन्न भंडार के चित्र अंकित है। इससे मतलब शाहगोरा यूपी गोरखपुर से हमें एक अभिलेख मिला, शाहगोरा चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है। इससे हमें अन्न भंडार के ताम्रपत्र पर अन्न भंडार के चित्र अंकित थे। इससे प्रमाणित होता है कि मौर्य काल में उस समय में अकाल पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो अकाल से निपटने का प्रमाण हमें शाहगोरा यूपी गोरखपुर से प्राप्त हुआ। दूसरा एक और है महास्थान, बहुत शानदार क्वेश्चन है, महास्थान है, आपको पता है बोगरा जिला है, बोगरा जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश। तो इससे भी आपको पता है महास्थान बोगरा बांग्लादेश, इस अभिलेख से भी हमें अन्न भंडार के या अकाल से निपटने के क्या मिलते हैं प्रमाण। तो ये इसके क्या हो गए पुरातात्विक स्रोत। या हम बात करें आगे अभिलेख हो गए, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अभिलेख, एक जूनागढ़ अभिलेख था। तो जूनागढ़ अभिलेख हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का था, जो संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। इस अभिलेख से हमें सिंचाई प्रबंध के प्रमाण मिलते हैं। भाई उस समय में सुदर्शन झील थी सौराष्ट्र प्रांत में, गिरना के पास, उस झील के सिंचाई के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ये तो सबसे पहले आपका क्या था कि मौर्य वंश की इन स्रोतों से हमें क्या मिलती है जानकारी। अब मैं चलता हूं, आपको ध्यान में रखना है, तो मैंने पहले ही बता दिया मौर्य वंश में सबसे पहले संस्थापक था
चंद्रगुप्त मौर्य। तो टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत शानदार क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था वो था 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, समय अवधि थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। अब आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्यों का जो राज चिन्ह था वो मयूर की आकृति थी, जो लौर्य नंदनगढ़ अभिलेख में आज स्तंभ अभिलेख में आज भी सुरक्षित है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था 322 से 298 ईसा पूर्व। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आपको पता है, मैं नाम बताऊं, यूनानी ग्रंथों में ध्यान देना है, यूनानी ग्रंथों में जैसे मैं नाम लूँ, यूनानी ग्रंथों में यूनानी विद्वानों के अनुसार जैसे स्ट्रेबो, पिलनी, एरियन, जसीटन। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी ग्रंथों में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम था वो यूनानी ग्रंथों में इतिहासकार कहते हैं स्ट्रेबो, पिलनी, एरियन, जस्टिन। ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी ग्रंथों में नाम था सेंड्रोकॉट्स। क्या बताते हैं? सेंड्रोकॉट्स और प्लूटार्क। बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्लूटार्क। तो देखो, यूनानी ग्रंथों में या यूनानी इतिहासकारों के अनुसार स्ट्रेबो, पिलनी, एरियन, जस्टिटन ये चंद्रगुप्त मौर्य का किस नाम से संबोधित करते हैं? सेंड्रोकॉट्स करते हैं। और प्लूटार्क इसे एंड्रोकॉट्स के नाम से पुकारते हैं। प्लूटार्क ने इसे क्या कहा? एंड्रोकॉट्स कहा। अब देखो, ये यूनानी ग्रंथों में पुकारा जाता है। उसके बाद में ध्यान में रखना है, हमारे एक बंगाल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी हुई थी, जिसका नाम था, मैं आपको बताऊं, 1784 में। ध्यान देना, 1784 ईस्वी में रॉयल बंगाल एशियोटिक 1784 ईस्वी में रॉयल बंगाल एशियोटिक सोसाइटी के संस्थापक। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1784 ईस्वी में रॉयल बंगाल एशियोटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जॉन्स। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1784 ईस्वी में रॉयल बंगाल एशियोटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जॉन्स सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स का नाम किससे संबोधित करते हैं कि ये दोनों नाम किसका नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जोड़ते हैं। उसके बाद में प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का तो ये नाम हुआ। उसके बाद में प्रश्न आता है, एक इतिहासकार दिव्यदान ग्रंथ में ऐसा कहा गया था कि एक कहानी सुनी थी इतिहासकारों ने कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्राचीन समय में, मतलब शेर होते थे जो, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पैर चाटा करते थे। एक जगह ये भी कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो हाथी होते थे, वो हाथी अपने पीठ के बैठक पर, मतलब उनको व्यवस्थित करते थे। या हम कह सकते हैं, एक जगह और भी प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नीचे स्तर से, आपको पता है, एक सामान्य स्तर से सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक था। इसको राष्ट्रीय शासक के नाम जाना जाता है। इसे आपको पता है पाटलिपुत्र का, मौर्य वंश का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है। इसे भारत का प्रथम, मतलब मुक्तिदाता माना जाता है। और इन्होंने पोलीब्रोथा, मतलब पाटलिपुत्र का यूनानी शासकों ने पोलीब्रोथा का, इसको पोलीब्रोथा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में प्रश्न उठता है कि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक प्रश्न बहुत शानदार बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के, जब आपको पता है एक बच्चा था, तो उस समय में एक आपको पता है विंध्याचल जंगलों में राजकिलम खेल रहा था। विंध्याचल जंगलों में मगध में, या उस समय में विंध्याचल जंगलों में राजकिलम खेला किया करता था। उसी समय में चाणक्य का ध्यान
कौटिल्य कहते हैं जिसको, चाणक्य का ध्यान चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ खींचा और चंद्रगुप्त मौर्य को अज्जार कर्षापण में, कर्षापण कहते हैं मुद्रा को, अज्जार कर्षापण में क्या कर लिया था, खरीद लिया था और अपने दरबार में उसे रख लिया। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की क्या कर देता है, स्थापना। और वो भी आपको ऐसे भी, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर, आप बिहार में है जो, जिसको पटना कहते हैं आजकल, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर पटना में हुआ था। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, और अच्छा क्वेश्चन है, एक जगह यदि मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा विद्वान था जसीटन। इस जसीटन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस जसीटन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। क्या कहा था, डाकुओं का गिरोह। तो डाकुओं का गिरोह कहा था। जसीटन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा था, डाकुओं का गिरोह। अब आपसे ऐसे भी एक प्रश्न आता है कि पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का क्या मिलता है, उल्लेख। उसके बाद में देखो ध्यान में रखना है कि प्लूटार्क कहता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेनाएं थी। प्लूटार्क कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेनाएं थी। उस 6 लाख सेनाओं के द्वारा उसने पूरे साम्राज्य को रोध डाला था, इसे कथन मिलता है। उसके बाद में प्रश्न आता है, देखो सेल्यूकस के साथ युद्ध, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सेल्यूकस के साथ युद्ध 305 ईसा पूर्व, बहुत शानदार क्वेश्चन, 305 ईसा पूर्व, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। सेल्यूकस के साथ युद्ध 305 ईसा पूर्व। अब आपसे ध्यान में रखना है कौन था सेल्यूकस, तो आपको पता है ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का क्या था, सेनापति। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सेल्यूकस के साथ युद्ध 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो सिकंदर का सेनापति था, या हम कह सकते हैं सिकंदर का सेनापति था सीरिया का शासक। तो आपको पता है सीरिया का क्या था, शासक था। अब यह आपको ये भी थोड़ा इसको क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। सेल्यूकस के साथ युद्ध 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति था, जिसको निकेटर के नाम से जाना जाता था। सिकंदर को सीरिया का शासक था, और सिकंदर का तो सेनापति था एंटियोक्स का पुत्र था। कौन, सेल्यूकस एंटियोक्स का पुत्र था। देखो ध्यान से समझना, सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। सिकंदर का सेनापति था कौन, सेल्यूकस। सीरिया का शासक था, सीरिया का रहने वाला था, और एंटियोक्स का पुत्र था सेल्यूकस। अब आपको ध्यान में रखना है कि इस युद्ध के दौरान आपको पता है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। तो आपको पता है चंद्रगुप्त स्ट्रेबो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्ट्रेबो संधि का वर्णन करता है। सेल्यूकस और आपको पता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि की आंखों देखा वर्णन वो कौन कर रहा है, स्ट्रेबो कर रहा है। स्ट्रेबो कह रहा है कि ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, और इस तरह से भी कहा जाता है कि जब उन्होंने संधि की तो उनको 4 प्रांत दिए थे। क्या दिए थे, 4। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दे दिए थे। कौन कौन से 4 प्रांत, काबुल, कंदहार, हेरात और मकराना तट, ये 4 प्रांत दिए थे। तो ध्यान देना, सेल्यूकस के साथ 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, सीरिया का रहने वाला था, एंटियोक्स का पुत्र था। स्ट्रेबो कह रहा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो गया था। पराजित होने के कारण उन्होंने, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दे दिए, काबुल, कंदार, हेरात और मकराना तट।
उसके एक और ध्यान में रखना है, दूसरी उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया था और उसकी पुत्री का नाम था हेलेना। क्या था? हेलेना। इस हेलेना के साथ उनका विवाह हो गया था। उसके बाद में ध्यान रखना है, इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को दे दिया। उसके बाद में देख रहे हैं कि इन दोनों का जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ तो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन एपियोन्स ने किया था। इस सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ उसका आंखों देखा वर्णन किसने किया? एपियोस ने। उसके बाद में प्रश्न आता है, ये युद्ध हुआ, उसके बाद में शानदार क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य, इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और पढ़ते हैं प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे बड़ी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। ये इसका प्रधानमंत्री था। उस समय में एक मंत्री परिषद होती थी। ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास मंत्री परिषद का सदस्य होता था। उस समय में 4 प्रांत होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे। कौन कौन से 4 प्रांत? तो यहाँ तो लिख लो प्रांत, यहाँ लिख लो राजधानी। तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने प्रांत थे? 4 प्रांत। पहला उत्तरापथ, तो पहला प्रांत उसका कौन सा था? उत्तरापथ। और उत्तरापथ की राजधानी उस समय में क्या थी? तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दूसरा प्रांत था दक्षिणा पंथ, उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और तीसरा था मध्य देश, ये मध्य प्रांत, मध्य देश जिसका नाम था पाटलिपुत्र। और चौथा था अवंती जिसका था उज्जैनी कह दो। तो ये 4 प्रांत थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको पता है 4 प्रांत बनाए और 4 प्रांतों की राजधानी उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापंथ, सुवर्णगिरी, मध्य देश या प्राच्य मध्य प्रांत, प्राच्य पाटलिपुत्र या प्राच्य भी कह सकते हैं, प्राच्य पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैनी, ये 4 प्रांत बनाए थे। उसके बाद में प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कल ही मैंने एक प्रश्न बताया था, आपको याद है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन सभा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम क्या हुई थी? जैन सभा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम क्या हुई? जैन सभा। और इस जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? इस जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य और यही जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। ये जैन सभा कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसी जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। उसके बाद में देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 वर्ष अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 वर्ष अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से ये अकाल देखा नहीं गया। तब उसके गुरु भद्रबाहु दक्षिणी भारत ले गया। कहाँ ले गया? दक्षिणी भारत। तो भद्रबाहु से कहाँ ले गया? दक्षिणी भारत ले गया। और दक्षिणी भारत में एक जगह है श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत कहाँ ले गया? श्रवणबेलगोला, जो हासन जिले में है, हासन जिला कर्नाटक में है। तो आपको पता है जब मगध में 12 वर्ष अकाल पड़ा तब उसके गुरु भद्रबाहु उसे दक्षिण भारत ले गया और श्रवणबेलगोला हासन जिला कर्नाटक में, इसी श्रवणबेला के स्थान पर या श्रवणबेलगोला जो जगह थी हासन जिले में है। और यहाँ पर एक चंद्रगिरी पहाड़ी है। चंद्रगिरी पहाड़ी पर ध्यान देना, चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 298 ईसा पूर्व में सुलेखना विधि के द्वारा
सुलेखना विधि के द्वारा प्राणों को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। सुलेखना विधि के द्वारा प्राणों को क्या कर दिया? त्याग दिया। अब एक और ध्यान में रखना है कि दक्षिणी भारत में जब चंद्रगुप्त मौर्य गया, दक्षिणी भारत में जब चंद्रगुप्त मौर्य गया तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? बहुत शानदार क्वेश्चन। जब चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणी भारत गया, चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणी भारत जब गया तो उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब दक्षिण भारत गया तो इसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तमिल ग्रंथ अहनानूर कोमा मुरनानूर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणी भारत भद्रबाहु ले गया तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूर मुरनानूर से मिलती है। और इन दोनों के जो रचयिता था वो था मामूलर ने इसकी रचना की थी। उसके बाद में प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बहुत शानदार क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मैंने आपको पहले समझा भी दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अब ध्यान में रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और सुदर्शन झील सौराष्ट्र प्रांत में है। कहाँ है? सौराष्ट्र प्रांत में। और कहा भी जाता है, या सौराष्ट्र प्रांत में एक जगह है गिरनार में है, गुजरात में है। तो इस झील का निर्माण हमें सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। और उस समय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका मरम्मत करवाया। सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार में है। और एक और शानदार क्वेश्चन, एक बहुत शानदार क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख, बहुत शानदार क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख आपको पता है गुजरात में ही है, जिसको गिरनार के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का प्रमाण हमें जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक का नाम मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। इस जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मिलता है। और ये जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त रुद्रदामन फर्स्ट का था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण का इसमें प्रमाण मिलता है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट का था। उसके बाद में प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल की समस्या आ गई थी। मगध में जब अकाल पड़ा तो अकाल की जानकारी मैं आपको पीछे बता भी दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था और अकाल की जानकारी का प्रमाण सर्वप्रथम दो अभिलेखों से मिलता है। एक तो शाहगोरा गोरखपुर यूपी से प्रमाण मिलता है। एक महास्थान बोगरा बांग्लादेश, ये दो ऐसे अभिलेख है। तो शाहगोरा गोरखपुर यूपी में है। इस अभिलेख से आज ये सर्वप्रथम मौर्य काल का ये सर्वप्रथम अभिलेख था। इस अभिलेख जो ताम्रपत्र पर अंकित था, इस अभिलेख से शाहगोरा यूपी, इस अभिलेख से और महास्थान बोगरा बांग्लादेश, ये दो ऐसे अभिलेख है जो अकाल से निपटने की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था आपका कौन सा टॉपिक? चंद्रगुप्त मौर्य। अब मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। ये चंद्रगुप्त मौर्य आपका समाप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसका टॉपिक है बिंदुसार। कौन सा टॉपिक? तो हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो अगले वीडियो में हम
बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।